जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या मैंने वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। आप याद रखिएगा 1505 ईस्वी में जो है अल्मीडा, फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत में आता है। अपनी व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर या वायसराय अल्मीडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर जो है पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका राइट आंसर अल्मीडा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? निम्नलिखित में से किस अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। आप इसका सही आंसर का चयन अपने मन में करें इसको और लास्ट में अपना नंबर काउंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पे हराया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलीपुर में हराया था। आप याद रखिएगा हैदर अली टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया था, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात जो है टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर हराया था। तो इस तरह से पोलीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। थोड़ा सा हिंदी गलत लिखा हुआ है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। खड़ग सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनका जो मृत्यु हुआ था 1839 में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो उनका पुत्र था खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा था। तीसरा से खड़ग सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में उस टाइम मुगलों का सत्ता चल रहा था और मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। आप याद रखिएगा बक्सर के युद्ध से, बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था। इसमें जो थी सैन्य गठबंधन, मतलब आपका हो जाएगा एक तरफ मुगल सेना, बंगाल की सेना और अवध की सेना जो था इकट्ठे होकर अंग्रेज़ से यह युद्ध लड़ रहे थे। फाइनली तीनों को हार जाते हैं और अंग्रेज़ का यहाँ पे जीत हो जाता है। तो याद रखिएगा मुगल सेना की तरफ से थे शाह आलम द्वितीय शासक और अवध के शुजाउद्दौला थे और बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। तो इस तरह से आप बक्सर के लड़ाई भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में लगाया था। आप याद रखिएगा लुई 14वें शासक थे फ्रांस के। उस टाइम यह कंपनी बना था। लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट। याद रखिएगा यह नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट के द्वारा 1664, याद रखिएगा 1664 में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस कहा जाता था। ठीक है,
आप याद रखिएगा 1668 ईस्वी में जो है इसका सूरत में पहला व्यापारी कारखाना स्थापित होता है। इस तरह से याद रखिएगा 1664 में यह कंपनी बना था, स्थापना हुआ था, और 1668 में, या आप डेट याद रखिएगा 1668 में जो है सूरत में इसका पहला कारखाना बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। याद रखिएगा सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। बम्बई की याद रखिएगा, बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब जो नाराज़ हो जाता है और इसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे देता है। हालांकि इसे निष्कासित नहीं किया जाता है, या औरंगजेब से माफ़ी मांग लेता है और उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने इसे नाराज़ होकर, इसकी हरकतों से नाराज़ होकर इसे निष्कासित कर दिया था, लेकिन इसने माफ़ी मांग लिया औरंगजेब से और इसे औरंगजेब ने माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेज़ शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बीपीएससी में क्वेश्चन यह पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा नियुक्त यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम नवाब था, या अंतिम बंगाल का गवर्नर था। आप इसको याद रखिएगा। वैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो होता है 1707 के औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरता है, लेकिन आप याद रखिएगा 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा इसे अंतिम बार बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया जाता है। मुर्शिद कुली खां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर कॉलबर्ट हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि लुई 14वें के शासनकाल में कॉलबर्ट एक मंत्री हुआ करते हैं। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और इसी क्रम में 1668 में यह सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित करता है। इस तरह से आप याद रखिएगा कॉलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। आप याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना दिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। इस तरह से 1837 में 37 के जो पश्चात 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत कर दिया गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 1837 में 37 के बाद जो है ठगों को संगठित रूप से बैन कर दिया गया था कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। उस टाइम के गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाज़ीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है गाज़ीपुर में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा 1786 से लेकर यह 93 तक भारत का यह गवर्नर जनरल रहता है। आप इसको याद रखिएगा। इसके काल में आप एक दो बातें और याद रख सकते हैं। इस्तेमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो भी है 1793 में इसके द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा।
न्यायिक संहिता या भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी इसे जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अब 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में इसका मृत्यु हो गया था, यहीं पे इसका कब्र स्थित है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे के नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे, याद रखिएगा। कंपनी ने अपने राज्यों को चारों ओर से एक मध्य राज्य या बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य इसका यह था कि केवल अपने राज्यों को रक्षा प्रदान करना। एक बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, याद रखिएगा, अपनी राज्यों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। यही था रिंग ऑफ फेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था, और एक वेलेस्ली भी इसके पक्षधर थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में हुआ था सुगौली की संधि, आप याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक जो था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, आप याद रखिएगा। 1815 में जो है सुगौली की संधि से यह युद्ध समाप्त किया गया था, आप याद रखिएगा। इस तरह से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला था। यह युद्ध को समाप्ति जो हुआ था 1815 में सुगौली की संधि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में किया गया था अवध का विलय, याद रखिएगा। कुशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर में। जो 1857 क्रांति का यह होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी था, यह एक कारण भी था, तो इसको आप याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में अवध को विलय जो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया था। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।